स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, यह वीडियो 21 बैच के समस्त छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरी तरफ से एक प्रयास है ना। बाकी आप सभी लोग अपने स्तर से तैयारी कर रहे होंगे और पूरी तरीके से मुझे विश्वास है कि आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम समय या अंतिम धार जिसे कहते हैं वो आप दे चुके होंगे। ठीक है, परसों से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट है, तो आज मैंने यह वीडियो जो है, कल मैं वीडियो इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि आपका समय जाया करना हमारा लक्ष्य नहीं होता है। मेरी नीयत यही है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय को सेल्फ स्टडी पर दें, लेकिन यह वीडियो आपको देखना चाहिए। इतना भी टाइम ना, मतलब कि इतना तो टाइम होना चाहिए कि कोई अगर आपके लिए है ज़रूरी वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कॉपी लिखने का तरीका बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। कुछ लोग बेहतर जानते हैं लेकिन डीएलएड की कॉपी कैसे लिखते हैं, शायद इसमें उन्होंने वो कुछ चूक कर देते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर कम आते हैं। फिर बाद में कहते हैं मैंने लिखा था लेकिन नंबर कम आया। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप एक प्रशिक्षु हैं और आप एक प्राइमरी के प्रशिक्षु हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे तो आप जूनियर तक वैलिड होते हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर तक आप प्राइमरी के प्रशिक्षु माने जाते हैं। और प्राइमरी के प्रशिक्षु यह मान करके पेपर दें कि हमें प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है, और प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपकी कॉपी की जो डेकोरेशन होनी चाहिए, जो सजावट होनी चाहिए, वो बेहतरीन होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी राइटिंग स्किल चाहे जैसी हो, लेकिन आप अपनी कॉपी को स्वच्छता और स्पष्टता जरूर रखें। मैं नहीं कहता हूं कि 2 दिन के अंदर आपकी राइटिंग स्किल बेहतरीन हो सकती है, लेकिन आप अपनी कॉपी को स्वच्छ और स्पष्ट रखने का प्रयास करिए। जो भी लिखिए, जैसे भी लिखिए, लेकिन स्पष्ट लिखिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए एक एक करके प्रथम चरण द्वितीय चरण को करते हुए मैं पूरी कॉपी लिखने के तरीकों को शेयर करता हूं आपके बीच, जिससे आप डीएलएड में ज्यादा से ज्यादा मार्किंग गेन कर पाएं। यह 21 बैच के समस्त छात्र छात्राओं को जो है समर्पित वीडियो है। आप सभी लोग चैनल पे अगर पहली बार आते हैं, आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपके हित के निमित्त कार्य कर रहा हूं और आपको आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल कराने का पूरा प्रयास रहेगा। और आगे जो है हम यूपी टेट को लेकर के पूरी तरीके से समर्पित वीडियो आपको देने वाले हैं, पूरी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट वीडियो देने वाले हैं। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका कौन कौन सा है। उसके पहले हम बता दें कि आपको क्या क्या सामान, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या उपकरण आपको परीक्षा में ले जाने हैं। ठीक है, परीक्षा में आपका एडमिट कार्ड ले जाना है। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड परीक्षा में ले जाना है, बिना इसके तो आप परीक्षा दे ही नहीं सकते हैं। और किस पेन का इस्तेमाल करना है, इस बात को ध्यान रखिए। आप पेन जो है, कुछ लोग कहते हैं 3 रुपए वाला जो लिखो फेंको पेन होता है वो बेहतरीन चलता है। मैं आपको ये नहीं कहता हूं 3 रुपए, जो भी पेन आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप लोग जो है वैसे पेन का इस्तेमाल मत करिएगा जो दूसरी तरफ छिटक जाता है ना, जो जेल पेन होता है। आप सभी लोग जो है बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करिएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रयोग करिएगा जो बेहतरीन चल रहा हो। ठीक है, अब इतना पैसा आप लोग जो है अपने माता पिता के सपनों को यहां पे लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा खर्चा और कर दीजिएगा। 10 रुपए वाले जो पेन आते हैं, बटरफ्लो का हम तो यूज करते हैं, जो बेहतरीन चलता हो। मैं बटरफ्लो नाम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। जो पेन बेहतरीन आपको चलता है, लिखने चलता हो बेहतरीन, है ना, जो चटक हो, उस पेन का आप प्रयोग करिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है, उसके बाद आपको जो है अपने आधार कार्ड भी आप ले जाइएगा, है ना। कभी भी आपसे ऐसी कोई समस्या आती है तो आपके आधार कार्ड चेक किए जा सकते हैं। वैसे तो चेक नहीं किया जाता, लेकिन आप अपने आधार कार्ड पर डे आप अपनी परीक्षा में लेके जाया करिए, है ना। इतनी चीजें आपको जो है इंस्ट्रूमेंट लेके जाना है। और एक जो है पटरी, ठीक है, एक पटरी आपको खरीदना है। पटरी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जो फिट आती है, इस फिट को आपको खरीदना, उसे हम पटरी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। पटरी जो है छोटी वाली नहीं होनी चाहिए, पटरी जो है बड़ी वाली होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पटरी से हम जो है इस जो कॉपी होती है, इस कॉपी के पेज को, ठीक है, इस तरीके से कॉपी का पेज होता है ना, इस तरीके से कॉपी का पेज होता है। सबसे जो पहले होता था, जूनियर बच्चे बताते थे, अभी इस पर आते हैं। ठीक है, तो पटरी आपको ले लेनी है। उसके बाद आपको जो है स्केच लेना है। स्केच में आप सभी लोग जो है ब्लैक स्केच का प्रयोग करिएगा। ठीक है, आप लोग ब्लैक स्केच का प्रयोग करिएगा। और अगर आपको और ब्लैक स्केच से आप एक स्केच और प्रयोग करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, ब्लैक स्केच के साथ साथ आप जो है नीले स्केच का प्रयोग कर सकते हैं। नीले, जिस स्केच, कौन सा, जिस पेन से एक ब्लैक पेन होता है कि नीला पेन होता है, वैसे नीला एक स्केच आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हरा स्केच मत लीजिएगा, नीला लीजिएगा, है ना। उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा ब्लैक का ही इस्तेमाल करें, और नीले का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जो है नीले का इस्तेमाल करके कई पेपर दिया हूं और अच्छा लगता है। थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा सफ़ेद पे थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, तो उसमें जो है
होता है, ठीक है। आप कोशिश करिएगा एक बार करके, है ना। और आगे बात करते हैं हाइलाइटर का प्रयोग। मित्रों, आप सभी लोग डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, तो आप सभी लोग एक हाइलाइटर आता है, आप सभी लोग उससे अवगत होंगे, आप छोटे बच्चे तो है नहीं। हाइलाइटर का प्रयोग जरूर करिएगा, है ना। अगर आवश्यक हो तो आप हाइलाइटर का प्रयोग करिएगा। जहां पे आपको लगता है कोटेशन वाले वाक्य हैं, वहां पे आपको ब्लैक स्केच से, अगर आप जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ब्लैक स्केच से नहीं लिख पा रहे हैं, उसी नीले वाले पेन से ही आप लगातार लिखते चले जाते हैं, क्योंकि समय कम होता है। समय कम होने की दशा में आपके सामने जो है एक ऑप्शन होता है कि आप अगर ब्लैक स्केच से नहीं लिख रहे हैं, नीले पेन से लिखने के बाद ही उसे जो है हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। वैसे भी हाइलाइटर का प्रयोग करने से आपकी कॉपी जो है और अधिक डेकोरेट लगती है, और आपके जो एग्जामिनर होते हैं उसी हाइलाइटर वाले जो स्थान होते हैं उसमें अपने ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा। मेरा यह मानना है कि इससे एक बेहतर परफॉर्मेंस आपकी परीक्षा में पड़ने वाला है, ठीक है। और आगे बात करते हैं विभिन्न रंगों के पेनों का प्रयोग। मित्रों, विभिन्न रंगों के पेनों का प्रयोग वर्जित है। आप केवल ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करिएगा, और बाकी किसी पेन का प्रयोग मत करिएगा, ठीक है। नीला, हरा, किसी भी पेन का प्रयोग आप मत करिएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। पहला चरण आपको क्या करना है, कॉपी लिखने के पहले चरण में मित्रों आपकी 16 पेज की कॉपी होती है, ठीक है। आपकी कॉपी कितनी पेज की होती है? 16 पेज की, अगर मैं सही हूं तो। अभी तक जितने कॉपी आती थी डीएलएड में 16 पेज की आती थी। बाकी अब की बार कितने पेज की बनाते हैं वो आप परीक्षा देंगे तो आपको पता चलेगा, वैसे 16 पेज की बनेगी। आप सबसे पहले आपके हाथ में कॉपी आते ही आपको जो है जैसे वो नाम वगैरह लिखने के लिए बोलते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है भरने के साथ साथ तुरंत ही आपको जो है पेपर नहीं बट जाता है, आपके पास समय होता है। तो आप बहुत ज़्यादा दूरी मत लीजिएगा कि इतना इतना दूरी करके पार दें, है ना, रेखा को खींच दे। एक जो स्पष्ट दूरी आपकी होती है ना, जैसे कि मैं इतना बड़ा कॉपी लिया हूं, इतना बड़ा पेज लिया हूं, तो इतना इधर ले लिया, है ना, और इतना इधर ले लिया। आपको जो है चाहे आप स्केच से स्केल बनाइए, चाहे आप किसी से बनाइए, लेकिन पटरी की सहायता से बनाइएगा, तो आपकी जो स्केल है, जो ये रेखाएं हैं, वो बहुत बेहतरीन दिखाई देंगी, ठीक है। और आपको और ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, आपको एक एक रेखाएं जो है दोनों तरफ पार देनी है, ठीक है, जिससे आपको लिखने में थोड़ी सी सुविधा रहे। और जैसे बोर्ड परीक्षाओं में होता था, समय को बचाने के लिए इधर से मोड़ दीजिए, उधर से मोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसा पहले होता था। लेकिन आपके पास अगर समय होता है तो ऐसा करिएगा, और अगर नहीं भी समय होता है फिर भी ऐसा आपको करना है, मेरा कहना है। इससे आपकी कॉपी बहुत सजावटी दिखाई देती है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, प्रथम चरण आपको यही करना है। उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन को भर करके, कोई भी बच्चा जो है हस्ताक्षर करवाना नहीं भुलाएगा, अपने परीक्षक से हस्ताक्षर आप जरूर करवाइएगा, है ना। और मैं आपसे बात करता हूं, क्वेश्चन लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो है, कुछ लोग कहते हैं कि आप दीर्घोत्तरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लघुत्तरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अति लघुत्तरी से भी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको जो है बेहतर परफॉर्मेंस करना है पेपर में, तो आप शुरुआत से लेकर के अंत तक पेपर को हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसका जो है एक बेहतर रिस्पॉन्स आपके परीक्षा के बाद देखने को मिलेगा। पहले लघुत्तरी प्रश्नों को मत करिएगा, मेरा मानना है, ठीक है। बाकी आप करते हैं तो आप अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत आप बहुविकल्पीय प्रश्नों से करिएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पहले यहां पे डाल दीजिएगा, ठीक है। ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच से यहां पे जो है पहले पेज पर यहां आप बहुविकल्पीय प्रश्न आप डाल दीजिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, और एक कॉपी के बीच में डालिएगा, है ना, इधर मत डालिएगा, कॉपी के बीच में बहुविकल्पीय प्रश्न डालिएगा। उसके बाद जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न डालने के बाद यहां पे जो है बीच में ही, है ना, नीचे थोड़ा आइए, यहां पर जो है प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है। अगर वैसे तो हिंदी में ही इसका प्रयोग करना चाहिए, अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश का बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है डीएलएड में, इंग्लिश का प्रयोग कम से कम ही करिएगा। इंग्लिश का शब्द भी लिखने वर्जित है हमारी परीक्षाओं में डीएलएड की। तो बीच में ही आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालना है, इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालिए। और उसके बाद जो है, जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में होता क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको एक वाक्य लिखना होता है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 इस वजह से ऐसे डालिएगा। उसके बाद जैसे तीसरा वाला सही है, तीसरा ऐसे करिएगा। तीसरे में है भारत देश की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, है ना। और उसके बाद इसके सामने एक छोटा सा सही वाला चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है करिएगा। और जैसे मैथ का सवाल आते हैं, मैथ वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, मैथ वाले पोर्शन में आप जब बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिखें तो आप ऐसे भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैथ में थोड़ा सा अगर आप सॉल्व कर सकते हैं आगे थोड़ा सा, है ना, तो आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। बाकी अगर टाइम नहीं होता है तो मत करिएगा, ठीक है। तो दूसरा चरण हो गया, करीने से आपको जो है इस तरीके से आपको लिखना है। और दूसरी चीज, पहले चरण में आपको
रेखा खींचनी है। दूसरे चरण में आपको इस तरीके से लिखना प्रारंभ करना है। दूसरी चीज, इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न जो है तीसरे पेज के है ना आधे में यहां खत्म हो जाता है। पहला पेज दूसरे पेज के आधे में खत्म हो जाता है, नीचे जगह बचता है। ठीक है, नीचे जगह बचता है, तो आपको नीचे जगह बचने पर वहां से आप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना प्रारंभ मत करिएगा। जब भी आप जो है नए सेगमेंट की शुरुआत करिएगा तो वहां पे ऊपर खंड ब, जैसे कि खंड ब की शुरुआत कर रहे हैं, खंड ब लिखिए और उसके नीचे लिखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बीच में ही लिखिए सभी चीजें, ये सभी चीजें इधर उधर करने से मत लिखिए ना, बीच में ही लिखेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस तरीके से आपको लिखने के बाद प्रश्नोत्तर नंबर 7 यहां से आप डालिए। प्रश्नोत्तर नंबर बीच में ही, आपको बीच में ही इसे भी लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 7। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना प्रारंभ करना है। अब सबसे बड़ी बात हम बताते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों में तो आप एक वर्ड लिख दीजिए। गणित के क्वेश्चन में आप अगर सॉल्व करने का समय होता है सॉल्व कर दीजिए, लेकिन जहां पे जो है ऐसे जैसे कि पहला पेपर आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है और एक ही दिन 2 पेपर है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, 2 पेपर आपके हैं, तो आपको दोनों पेपरों में बड़े बड़े उत्तर देखने को मिलेंगे। तो क्या आपको कितने उत्तर कितने लेंदी आपको लिखना है मैं आपको बताता हूं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न तो ऐसे आपको लिख देना है, एक वाक्य लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको करना क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में उसमें जो होता है वो मात्र 25 वर्ड का होता है। ठीक है, 25 वर्ड का होता है। ठीक है, 25 वर्ड में आपको उत्तर लिखना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखने का प्रयास करिएगा। लेकिन मेरा मानना है अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो आपको ज्यादा भी नहीं लिखना है। ठीक है, ज्यादा भी नहीं लिखना है। अति सर्वत्र वर्जयेत, मैंने बहुत बार बताया है, अति सर्वत्र। जैसे एक पेज है, मैं यहां पे फिर से पेज बनाता हूं, एक पेज है ना, आपने यहां पर जो है खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न डाला, उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर डाला। ठीक है, उसके बाद यहां से लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, यहां से लिखना प्रारंभ किया। अब आप जो है यहां से लिखने के बाद आप जो है 5 लाइन 6 लाइन लिखने के बाद आपका उत्तर समाप्त हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाइन। ठीक है, अगर 5-6 लाइन में आपका उत्तर समाप्त हो जाता है, उससे आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई कहता है कि 5-6 लाइन लिखने के बाद भी आपको लिखना है, मैं आपको बता दूं अन्य परीक्षाओं में जैसे BA BSc का परीक्षा होता है उसमें लिखने पर नंबर मिलता है, लेकिन यहां पे ज़्यादा आप लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा, निरर्थक आप लिखेंगे, बाकी टीचर फ्रस्ट्रेट ही होगा। ठीक है, तो आपको 5-6 लाइन लिखने के बाद, ठीक है, अगर आपका उत्तर खत्म हो जाता है तो आप छोड़ दीजिए, 5-6 लाइन। और 5-6 लाइन के बाद भी अगर आपको लिखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन लिखिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए, है ना। और अगर 8 लाइन लिखते वक्त आपका जो है यहाँ पे आकर के उत्तर खत्म हो जाता है, अति लघु उत्तरीय वाला यहाँ पे आकर के उत्तर खत्म हो जाता है, उसके नीचे 2-3 लाइन बचता है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्नोत्तर नंबर 7 मत डालिए, वो अगले पेज पर आकर डालिए। ठीक है, 2-1 लाइन नीचे बच जाता है ना, तो आप वहाँ पे जो है उसका उत्तर मत डाला करिए, है ना। और मैं आपको बता दूँ, मैं ऐसे पेपरों में करता था, ऐसे मैं अपने मैंने जो पेपर दिए हैं पहले, उसमें जब लिखने वाले पेपर मेरे होते थे तो मैं जब पन्ना पलटने वाला होता था तो मैं वहाँ पे नीचे जो है पन्ना पलटने का स्थान पे PTO जरूर लिख देता था। आज तक सच बता रहा हूँ, मुझे PTO का फुल फॉर्म नहीं पता चला, लेकिन मैं PTO लिख देता था क्योंकि ये पेपर में लिखा होता है ना। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाकी आपको अगर PTO का फुल फॉर्म पता हो तो आप बताइएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में 5-6 लाइन जो है पर्याप्त होता है आपको नंबर दिलाने के, लेकिन उसमें कहानी नहीं लिखनी है बाबा आदम के जमाने की, या अपनी हिस्टोरी नहीं लिखनी है, आपकी इतिहास नहीं लिखना। उसमें जो भी आपको लिखना है वो चीजें फैक्चुअल हो, क्योंकि DLED जो है फैक्चुअल नॉलेज ही आपसे पूछता है, आपसे अपेक्षा नहीं करता है आप कहानी बताइए। बच्चों को कहानी आप अपनी क्लास में बताइएगा, अपनी परीक्षा में कहानी बच्चों को मत बताइएगा, आप पढ़ाने का प्रयास मत करिएगा वहां पे। हाँ, तो 5-6 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन, उससे ज्यादा लिखेंगे तो आप निरर्थक लिखेंगे, आपका कोई नंबर वगैरह उससे 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 पेज लिख देंगे तो आपको 8 नंबर उसमें दे दिया जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो प्रयास करिए कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सबसे बड़ी बात है एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि इसे आपने पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद कोशिश करिएगा कि हर एक प्रश्न को करीने से करिए, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ऐसा करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न नए पेज डालना है, ऊपर खंड सा लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न डालने के बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कितना लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके जितना होते हैं, मेरा मानना है ना, मेरा मानना है कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों में 1.5 पेज के करीब लिखना चाहिए। जैसे कि आप लिखते हैं
थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बता दूं, आपकी जो लिखावट है ना, जैसे आप घर पर लिखते हैं, जैसे आप घर पर कैसे लिखते हैं, घर पर मैं भी बहुत सटा सटा कर लिखता हूं ना, थोड़ा सा गैपिंग करिएगा, ज्यादा गैप मत करिएगा। ऐसा नहीं है पांचे शब्द में जो है पूरा लाइन भर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा गैप रहे और थोड़ी सी स्पष्टता आपके लिखने में रहनी चाहिए। तो स्पष्टता के लिए ज्यादा गैप मत करिएगा, लेकिन गैप करके लिखिएगा। ऐसी तो आपने बहुत सारी परीक्षाएं लिखने, हाई स्कूल, इंटर, बीए आप तक दे ही रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कितना गैप करना है। ज्यादा गैप मत करिएगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जये, तो मैंने कई बार बोला, ज्यादा गैप मत करिएगा, लेकिन थोड़ा सा गैप करिएगा। और लघुत्तरी प्रश्नों में जो है आपको मैं बताता हूं, लघुत्तरी प्रश्न में कितने के होता है भाई। लघुत्तरी प्रश्न में कितने वर्ड का उत्तर लिखना पड़ता है, 1 मिनट मैं देख के बताता हूं। इसमें कहीं लिखा ही नहीं गया है, 1 मिनट। 50 होता है, 200 होता है। चलिए, जितना भी होता हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। वैसे लघुत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो 200 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है ना। तो कोशिश करिएगा कि आपको 1 पेज तो हर हाल में लिखना है, ठीक है। 1 पेज पूरा हर हाल में लिखना है, हर हाल में, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड पेज के आधे पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, सेकंड पेज के आधे पर पहुंच जाते हैं, मतलब 1.5 पेज, तो आप सर्वोच्च कैटेगरी में हैं, सर्वोच्च प्रतिभा आपके अंदर है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, उस 1.5 पेज में केवल और केवल फैक्चुअल चीजें लिखिएगा, ऐसा नहीं है कि कहानी डालिएगा, है ना। कोशिश करिएगा कि अगर आपको जो है टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन, टेबुलर फॉर्म में आपको उत्तर देना है, तो आप टेबुलर फॉर्म में ही उत्तर दीजिए, जिससे पढ़ने और पढ़ाने और देखने वाले को अच्छा लगे कि बच्चा एक क्रिएटिविटी, मतलब एक सृजनात्मकता बालक के अंदर है। किसी चीज को समझाने के लिए अगर टेबुलर फॉर्म आपको बनाना है तो आप टेबुलर फॉर्म बनाइए, है ना। अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए, अगर पॉइंट वाइज दर्शाना है पॉइंट वाइज दर्शाइए। जैसे बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए, तो आपको जो है ऐसा कह दिया गया, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको उत्तर लिखने के लिए ऐसे डायरेक्ट मत लीजिए, बौद्धकालीन शिक्षा के निम्नलिखित गुण निम्नलिखित हैं, 8 ही पॉइंट लिख दीजिए, आपको उत्तर खत्म। ऐसा मत करिएगा। पहले बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में 3-4 जो है आप उसका वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसका, एक पृष्ठभूमि तैयार कर दीजिएगा, 2-3 लाइन का, ठीक है। पृष्ठभूमि तैयार करने के बाद हम देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। अगर आपको जो है मतलब कि टेबुलर फॉर्म में जैसे पॉइंट वाइज लिखने में अच्छा लगता है तो पॉइंट वाइज लिख दीजिए, जितना आप तैयार है। उसके बाद अगर पॉइंट वाइज लिखने में आपको लगता है कि बेहतर नहीं हो पाएगा, तो आप उसका जो है हेडिंग देकर के लिख दीजिए, है ना। तो आपको ऐसा करना है। आपको 1.5 पेज तो हर हाल में लिखना है, 1 पेज तो हर हाल में लिखना है, लेकिन 1.5 पेज आप लिख देते हैं तो आप सर्वोत्तम मतलब उत्तम कर रहे हैं। और अगर इसे 2 पेज पहुंचा देते हैं, 2 पेज पहुंचा देते हैं, तो आप बहुत बेस्ट कर लेते हैं, आपको बेहतर तो नंबर मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे 2 पेज से काम नहीं चलेगा, हम तो पिछली बार 3 पेज लिख दिए थे, तब भी हमको नंबर नहीं मिला था। भैया 3 पेज लिख दीजिए, चाहे 5 पेज लिख दीजिए, मिलेगा 2 नंबर। अब कुछ लोग 2 पेज से, अगर देखिए 2 पेज से ज्यादा आपका उत्तर आता है तो आप लिखिए, ऐसा नहीं है कि 2 पेज में ही आपको समेटना है। लेकिन प्रश्न ज्यादा होते हैं, समय कम होता है, उसका ध्यान भी तो आपको रखना है। सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है भाई, प्रश्न नहीं करेंगे तो नंबर कौन देगा। तो प्रश्न आपको करना है ना। तो ऐसा आप करिएगा, ठीक है। मेरी कोशिश है कि आपको इस तरीके से प्रश्नों को करिएगा, और पीटीओ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई गलत आप नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद यहां पर मैंने लिखा है समय का जरूर ध्यान रखेंगे। समय से आप जो है अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा। आपके सेंटर, कुछ लोगों के सेंटर मैं मानता हूं कुछ लोग जो है होगा, कुछ बच्चियां होंगी, कुछ बच्चे होंगे, है ना। कुछ लोगों के पास ऐसा नहीं है कि हर एक बीटीसी बीएड वाला छात्र बहुत अच्छे घर का होता है। हर एक बीटीसी बीएड वाला छात्र मध्यम वर्गीय परिवार का होता है। किसी के पास बाइक होती है, किसी के पास नहीं होती है, किसी के पास कोई लाचारी होती है, किसी के पास कुछ होता है। तो इसे ये आपका व्यक्तिगत मैटर होता है, इसे आप अपने ऊपर रख करके समय से जो है अपने सेंटर पर पहुंचने का प्रयास करिएगा, जिससे कोई समस्याएं आपके सामने न आए, है ना। और समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपके 2 घंटे का पेपर है, तो आप 2 घंटे के अंदर पूरे के पूरे प्रश्न को जो है सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और हाथ में अगर आप घड़ी पहन सकते हैं, आपके पास घड़ी अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है कि नहीं है तो आप जाइए मार्केट से घड़ी खरीदिए, अब 200-150 का आप खर्चा करिए, ऐसा नहीं है। मैं तो घड़ी पहनता ही नहीं हूँ जल्दी।
आपको अगर लगता है कि घड़ी मैं तो पहनता था, जब मेरा परीक्षा होता है तो मैं पहनता हूँ, आपको एक जिसे बोलते हैं कि थोड़ा सा नर्वसनेस फील नहीं होती है, कितना समय हो गया, बगल में कोई लिया है तो उससे पूछना पड़ता है बार बार। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसे ले लीजिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जैसे कोई बच्ची है, बच्चे की घड़ी, तो आप अपने पर्स जो आप कलम वगैरह लेके जाती हैं उसमें आप रख लीजिएगा। इससे आपको नर्वसनेस फील नहीं होगी, क्योंकि कोई बताता नहीं वहाँ पे घड़ी, सब लोग लिखने में व्यस्त होते हैं, है ना। उसके बाद आखिरी में बात करता हूँ आत्मविश्वास, भरोसा और आशीर्वाद, है ना। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी तैयारी पर जो है आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपने जितना भी पढ़ा है वो बेहतर है, और आप जो भी है वो सर्वोत्तम है, आप जो भी है वो सर्वोत्तम है, आप अद्वितीय हैं। यह आत्मविश्वास आपको होना चाहिए, और अपनी पढ़ाई पर जो है और अपनी पढ़ाई पर भरोसा होना चाहिए। कोई डीएलएड बहुत बड़ी परीक्षा नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से बच्चों का बैक लग रहा है, इससे जो है थोड़ा सा निराशा होती है कि डीएलएड किस दिशा में जा रहा है ना। तो थोड़ी सी समस्या है, आप लोग ही इसके तारनहार है। अगर आगे चाहते हैं कि डीएलएड चले तो आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस करिए, नहीं तो 2023 में डीएलएड चलने वाला नहीं है। जो डीएलएड के कॉलेज हैं उसकी सांसें जो है धीरे धीरे थम थम करके चल रही हैं, अगली बार कब सांस छोड़ दे कोई दरा है नहीं, है ना। चला भी जा सकता है डीएलएड, आपके हाथ में दारोमदार है, आप डीएलएड को जिला सकते हैं, मतलब जीवित रख सकते हैं। आप अगर नहीं फेल होंगे, आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो सरकार आगे चलाएगी। पढ़ाई पर आपका भरोसा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। आंख बंद करने पर आपके सामने जो है सब चीजें भूली भूली ब्लैंक सी लग रही होंगी, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, सारी चीजें आपकी ब्लैंक लग रही होंगी। ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है, आंख बंद करने के बाद सारी चीजें ब्लैंक होती है। लेकिन जब आपके सामने, अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रतिबद्धता से पढ़ाई किया है, जब आपके सामने पेपर होगा तो आपके जैसे सीपीयू का मतलब कि जो डाटा आपने यहाँ पर स्टोर किया है, उस डाटा का एक एक पॉइंट क्लिक होगा और उसके बाद जो है खुलना प्रारंभ हो जाएगा और आपकी लेखनी जो है चलना प्रारंभ हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा हमारे साथ भी होता है, ऐसा आपके भी साथ होता है, ऐसा हर एक खिलाड़ी के साथ होता है जो इस खेल में शामिल होता है। खेल का मतलब जो परीक्षा वगैरह देता है ना। और आशीर्वाद, मेरा तो मानना है कि आप आशीर्वाद जरूर लीजिए। अपने माता पिता को पेपर खोलने से पहले याद करिए, जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया, जिनकी वजह से आपका एक अस्तित्व है इस धरा पर, तो उनको जो है ध्यान में रखते हुए और अपने वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपने प्रयास किया है, और उस प्रयास को एक अंतिम दिशा देने के लिए आप चल रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए। यह दूसरी सीढ़ी है, अभी 2 सीढ़ी और आपको पार करनी है। उसके बाद यूपी टेट और सुपर टेट की सीढ़ी रहेगी, उसके बाद जाकर के आपको जो है एक शिक्षक का पद हासिल होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप बेहतर तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको इसमें ज़रूरत है आशीर्वाद की। आप अपने माता पिता के आशीर्वाद की आकांक्षी हैं, आप अपने माता पिता के आशीर्वाद जरूर लीजिएगा और अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद लीजिए। मेरा मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि अंधभक्ति है, ऐसा होता नहीं है कि कोई किसी का कोई इष्ट देवता कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक श्रद्धा है, मेरा एक विश्वास है कि कहीं ना कहीं एक ऊपरी सत्ता है जो हम लोगों को जो है इधर उधर नचाती है, जो कहीं ना कहीं हमें लगता है ऐसा कि वह जो है हमें और हमारे आसपास के लोगों को एक निगाहों से अपने नचा रही है, और वही हम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है, बाकी आपकी इच्छा है, आप इस पर टिप्पणी मत करिएगा, मुझे सुनना पसंद नहीं है इस पर टिप्पणी, है ना। तो आप अपने माता पिता को तो आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, उनके ही वजह से आप इस धरा पे हैं, वही आपके भगवान हैं, ठीक है। आखिरी बात बोल करके मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। मैंने बताया कि ऐसे आपको इस्तेमाल करना है, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में कॉपी, कैसे कैसे आपको क्या करना है, मैंने अपनी तरीके से प्रयास किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़े हो, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ईमानदारी से अगर पढ़े हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, और आप जरूर 95% का स्कोर करेंगे। जब आपके रिजल्ट आते हैं, कुछ बच्चों के मैसेज वगैरह आते हैं कि सर हमारे 90 आए, 92 आए, 93 आए, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा भी प्रयास जो है कहीं न कहीं सफल हो रहा है। हर कोई अपना कर लेता है, लेकिन हमारी वजह से अगर हजारों घरों में रोशनी जा रही है, तो मुझे इस जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं इसी वजह से काम कर रहा हूं। एक तो होता नहीं है कि लोग फेम हासिल करना चाहते हैं, फेम तो हासिल ही हो रहा है, उसके साथ साथ जो है मुझे एक सामाजिक जो दायित्व तो मिल गया है कि लोग बेहतर कर पाएं, वह उससे मुझे संतोष प्राप्त होता है, वह भी मुझे मिल रहा है। उसके बाद जो है कुछ लोग इकोनॉमिक नीड्स बोलते हैं, शायद आप लोगों की दुआओं से वह भी मुझे पूरा मिल रहा है, बेहतर स्थिति में हूं, मुझे कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है ना। तो बेहतर कार्य कर रहा हूं, तो और आप सभी लोगों की दुआएं और आशीर्वाद भी हमें भी लगे कि हम भी भविष्य में आप लोगों के लिए जो करने का मन बनाए हैं हम उसे कर पाएं।
ऐसा मुझे भरोसा है। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। अपने ऊपर आत्मविश्वास करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, पढ़ाई पर भरोसा करिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मनुष्यों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। अर्थात जो कर्म नहीं करता है वह फल का लोभी नहीं, फल उसे मिलेगा ही नहीं। तो आप अगर कर्म किया है और ईमानदारी से कर्म किया है तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और वह दिन दूर नहीं जब आपके सामने जो है सफलता रहेगी और आप भी एक बेरोजगारी का ठप्पा आपके माथे से हटेगा और आप भी एक समाज में एक बेहतरीन स्थान लेकर के अपने आप को प्रतिस्थापित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। मेहनत करिए। कल एक वीडियो शुभकामनाओं सहित मैं आपको दूंगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपका कल्याण हो, आप बेहतर करें अपने जीवन में, बहुत बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।